सो लास्ट क्लास में हमारा 30 तक हो गया था। अभी कुछ और एमसीक्यूज करेंगे। 31 में क्वेश्चन क्या है? द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। ओके, cooperatives are regulated by RBI under the RBI Regulation Act of 1949. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। मोस्टली जितने भी बैंक से कोऑपरेटिव से रेगुलेट आरबीआई करता है। ओके, एंड अंडर द ऑब्वियसली अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। दो वैसे दो एक्ट है, एक है आरबीआई एक्ट है 1934 का और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का। ठीक है, कहाँ से क्या क्या आता है वो डायरेक्टली स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो ये तो करेक्ट है। ठीक है, नाउ द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, दिस इज द कीवर्ड इनफॉर्मल। ठीक है, अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. That is why it is informal. इसीलिए तो इनफॉर्मल है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है उसका, हम एग्जैक्टली हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और इसका नियरली मोर देन 85% ऑफ आवर सेक्टर इज इन इनफॉर्मल। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारा इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए हम कोशिश करते हैं। हमारा गवर्नमेंट इज ऑलवेज ट्राइंग एट टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी। ओके, सो first is wrong. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. Fine. Next question. Consider the following statements, or which consider the following: National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector. जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर का टॉपिक पढ़ोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप कोई भी स्टैटिक पढ़ते हो उसका ईच एंड एवरी चीज पढ़ो उसी टाइम ही जब आप सेल्फ स्टडी करो। जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में कमीशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कमीशन क्या करता है? अब देयर इज अ डिफरेंस। अब आप बोलोगे सर पुराने वाले क्वेश्चन में तो आपने बोला कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। नहीं, मैंने ये बोला देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सुपरवाइज करता है। कमीशन है, कमीशन है, ऊपर से स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन सुपरवाइज नहीं करता है। जो इश्यूज फेस करते हैं उनको सॉल्व करता है। दैट इज द डिफरेंस पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। द कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पहले तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब जब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो आपको जानना पड़ेगा, इसी एक्ट से आया है, दिस सेम एक्ट से आया है, 2004 की बॉडी है। ठीक है, तो ये एक ऐसा बॉडी है जो कि सॉरी इट्स नॉट, मैंने गलत बोला, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 2004 से है। ठीक है, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है, तो ये गलत है। ठीक है, हाँ, इट एड्रेसेस द इश्यूज फेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑनर सेक्टर में जो एंटरप्राइजेस है उनका अगर कोई इश्यूज है तो ये कमीशन उनको हेल्प करता है। ओके, सेकंड, द बॉडी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ये नहीं है। ठीक है, कौन सा ये मिनिस्ट्री का है? ये एमएसएमई का है। एमएसएमई के अथॉरिटी के अंडर आता है एंड इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है। ओके, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कैबिनेट के थ्रू पास होता है, एग्जीक्यूटिवली पास होता है, लॉ से पास नहीं होता है। ओके, अगर क्वेश्चन आएगा कि द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, इट सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, अगेन इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस। सुपरवाइज करना और इश्यू फेस, जो इश्यू को सॉल्व करना में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो लैंग्वेज को पकड़ना, क्या मीनिंग क्या लिखा गया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, 33, the public private partnership is coordinated through which of the following? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो पीपीपी मॉडल काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पीपीपी मॉडल इज यूज बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो पीपीपी पार्टनरशिप है, जो पब्लिक पार्टनरशिप है, ये कौन सा डिपार्टमेंट, सरकार का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो उसको कोऑर्डिनेट करता है? ओके, नाउ इट इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी आसपास ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लगाया है। इफ़ यू सी इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको पास करती है या फिर रिव्यू करती है या फिर फाइनल जो अथॉरिटी है वो करती है। ठीक है, कोई भी अगर पैसा
कोई भी चीज़ पे जाना हो तो दिस इज़ द कमिटी विच विल फाइनली रिव्यू इट. सो इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, पीपीपी आर कोऑर्डिनेटेड थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट भी करता है. फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, याद रखना. ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली जो फाइनेंस सर्विसेज होते हैं, मतलब जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, एनी काइंड ऑफ बैंकिंग सर्विसेज हो गया, तो वो सर्विसेज चीज़ें फाइनेंशियल सर्विसेज करती है. ओके, एक्सपेंडिचर सबको पता है, जो सरकार का खर्चा रहता है तो वो सब रहता है. ओके, तो ये अलग है, ये काफ़ी हाई लेवल कमिटी है. जो हमारे पास 8 कैबिनेट कमिटीज़ हैं, देयर आर 8 कैबिनेट कमिटीज़. एक एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, इनका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट. साइड में आप लिख सकते हो कौन कौन से टॉपिक साइड बाय साइड आप कवर कर सकते हो ताकि हॉलिस्टिक हो जाए. 8 कैबिनेट कमिटीज, उनका कंपोजिशन आपको याद करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. नाउ इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसको मैं मिसलेनियस टॉपिक में डालता हूँ, ठीक है. इनका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है. करंट अफेयर बोल सकते हो या फिर मिसलेनियस बोल सकते हो. आप इसको हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इको में डाल नहीं सकते, ठीक है. और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है. मतलब मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर पे न्यूज पे रहा हो, 3 साल पहले न्यूज में होगा या फिर 2 साल पहले होगा. तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओके, इट इज द गवर्निंग बॉडी फॉर द ओलंपिक मूवमेंट एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया. यस, ठीक है, गवर्न करता है. इट डज नॉट फंक्शन अंडर एनी मिनिस्ट्री, ठीक है. ओके, देखेंगे, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स. नाउ देखो, अब सपोज मान लो आप अभी रियल टाइम पे एग्जाम दे रहे हो, रियल टाइम पे दे रहे हो, ऑप्शन भी उस तरीके का है, ठीक है. ये एवरीवन नोज कि ये करेक्ट है, तो वन तो करेक्ट है, वन करेक्ट है, वन करेक्ट है, सब जगह वन है, तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है. नाउ द प्रॉब्लम इज आप 2 और 3 के अंदर फंसोगे, क्योंकि टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, टोटली ऑपोजिट टू. आप 2 के साथ जाओगे तो 3 गलत लगेगा, 3 के साथ जाओगे तो 2 गलत लगेगा, बिकॉज इट डज नॉट फंक्शन, इट इज रिकॉग्नाइज्ड. तो most of the people will go with either B or C. Either you will go with 1 and 3 or 1 and 2. Both are wrong. Answer is all. ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन नहीं करता, लेकिन ये मिनिस्ट्री उसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है. सो ऑल द 3 आर करेक्ट, ऑल द 3 आर करेक्ट. कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है. एसोसिएशन है, थोड़ा यहाँ पे आईक्यू लगाओगे, जिसने आईआर पढ़ा है, तो एसोसिएशन मोस्टली एक गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट का नहीं होता, वो एक ग्रुप होता है. एसोसिएशन वर्ड्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक ऑलवेज इट वर्क्स, लेकिन बाय एंड लार्ज आप जो कि बड़े बड़ी एनजीओज, बहुत सारे एनजीओज हैं, उनका नाम एसोसिएशन रहता है, राइट. और ऐसा हो सकता है एनजीओज को एक सरकार रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन एनजीओ कभी सरकार के अंडर में नहीं आ सकता है. दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ. बट इट इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि एक एनजीओ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट तो रिकॉग्नाइज कर सकती है, मिनिस्ट्री भी कर सकता है. तो ऑल आर करेक्ट. ओके, ओके, नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन है, ऐड कर सकते हो. ये एस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ था 1928 को, ठीक है. 1928 को एस्टेब्लिश हुआ था. एंड इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो है दोराबजी टाटा, फर्स्ट प्रेसिडेंट. दोराबजी टाटा, ये आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट, ग्रीन डिजिटल फाइनेंस एलियंस. तो कभी कभार अगर आप पेपर देखोगे, बहुत सारे सरप्राइज क्वेश्चंस रहते हैं, 3 से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप कहीं पे पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो टॉपिक का पार्ट होगा, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट, वर्ल्ड एनवायरमेंट का पार्ट, यूनेप का कोई एक चीज दे देंगे. जैसे कि इस ईयर एक क्वेश्चन पूछे थे हैबिटेट का, यूएन हैबिटेट का क्वेश्चन पूछे थे. यूएन हैबिटेट हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हम पढ़े हैं, लेकिन यूएन हैबिटेट का थोड़ा डिटेलिंग पूछ लिए थे, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन आता है. ग्रीन डिजिटल एलियंस और फाइनेंस एलियंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन डिजिटल, ग्रीन है तो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आसपास है, समथिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंट होगा, इतना तो पता चल गया है. फाइनेंस मतलब कहीं ना कहीं पैसा, ये एलियंस क्या है,
ग्रीन गवर्नमेंट, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में मनी वगैरह देता होगा, इतना तो पता चल जाता है। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, अलियंस है। तो इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप टू एक्सिलरेट फिनटेक इनोवेशंस दैट एड्रेसेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस। फिनटेक वर्ड क्योंकि डिजिटल वर्ड है, क्योंकि डिजिटल वर्ड है, ठीक है, तो यू कैन आप करेक्ट मान सकते हो, हाँ हो सकता है, तो वन के साथ थोड़ा बहुत हम करेक्ट करके मानेंगे, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनेप एंड एएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप एट द WEF, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उसका 2016 समिट में ये हुआ था। नाउ द थिंग इज, इधर यू हैव टू गो विथ वन और यू हैव टू गो विथ बोथ, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो सही है। नाउ दिस इज फैक्चुअल, दिस इज IQ, ओके। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप रिस्क कब लोगे? फर्स्ट में नहीं लोगे, ये लोगे आप जो सेकंड थर्ड राउंड में जो है, जब फाइनल राउंड कर दोगे कि मेरा 80 क्वेश्चंस बन रहा है, या फिर मेरा 86 बन रहा है, या फिर मेरा 75 बन रहा है। सो यू विल हैव ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ अगर 10-8 क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं इनमें से कौन सा अटेंड करूं, 4 करूं या 5 करूं। बस सपोज 8 क्वेश्चंस यू हैव सिलेक्टेड फॉर द लास्ट राउंड, तो ये उनमें से है जो कि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज इधर ये सही है, नहीं तो ये सही है 70%। तो ये जो क्वेश्चंस होता है, यू हैव टू टेक द रिस्क एट द लास्ट। जब लास्ट को आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कि अच्छा मेरा इतना क्वेश्चंस बचा है, लेकिन इनमें से मैं अटेंड सब तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ करूंगा, ट्राई करूंगा अटेंड करने के लिए। दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट 36 क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर क्या है? बोथ। इसका आंसर बोथ है, बोथ, दोनों सही है। दिस इज द फैक्चुअल डेटा, ये बहुत सही यूनेप ने किया था और एएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2016 समिट में किया था। ओके ओके, नाउ 36 क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट, सो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, FSC। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर कौन से एक्ट? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत है, इट इज अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये तो गलत है। तो वन अगर गलत है तो वन को कैंसिल करो। ओके, तो टू तो सही है, 100% पता चल जाता है टू सही है। तो इट इज, यस इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, ये एडवाइस करता है। नाउ प्रॉब्लम होगा 3 में। अब 3 में क्या होगा? दिस इज योर डीप नॉलेज, थोड़ा आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन में फिर वही होता है, आधा आती है आधा नहीं आता है, तो आप वहीं पे फंस जाते हो। तो आप इधर बी के साथ जाओगे या फिर सी के साथ जाओगे। इट इज चेयर्ड बाय द एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। सही है या नहीं? सही है, ठीक है। इट इज चेयर्ड बाय द स्पेशल सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का। तो द पॉइंट इज, अब कैसे पता चलेगा? अब कहीं पे तो लिखा नहीं है, जितना भी मैगजीन से आता है, कहीं पे तो स्पेशल सेक्रेटरी के बारे में लिखा नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा है। लिखा क्या? इट इज चेयर्ड बाय द DG ऑफ फॉरेस्ट, ये लिखा है, हर जगह लिखा है, लेकिन वही DG ऑफ फॉरेस्ट इज नथिंग बट द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहीं से सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि व्हेन यू लर्न समथिंग, आपको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा उसी टाइम पे, जो कि रेलिवेंट है। ओके, तो इसका आंसर है 2 एंड 3। DG फॉरेस्ट भी अगर तभी भी सही है, स्पेशल सेक्रेटरी अगर तभी भी सही है। ओके, नेक्स्ट। At which of the following place Gandhiji decided and started wearing loincloth? जो धोती पहना शुरू किए थे। ये बहुत बार हमने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है हमने? मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है। जो एक है खेड़ा, एक है अहमदाबाद, एक है मदुरई और एक है बारदोली। ये कहाँ पे हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मदुरई में हुआ था। मदुरई पे हुआ था 1921, तब से स्टार्टेड वेयरिंग लॉन क्लॉथ और धोती। अब खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद,
बारदोली, दीज आर वेरी फेमस। ठीक है, डिफिकल्ट याद रखना हमेशा। इसका सीख क्या मिलता है, देखो ये सब बाय एंड लार्ज है, ठीक है, ये उन्हीं के लिए है, बार बार बोल रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए है, ये सब ट्रिक्स उन्हीं के लिए जिसने अच्छा खासा पढ़ा है, लर्निंग एंड नॉलेज उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो उन्हीं के लिए है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ के ये सब अगर ट्रिक करोगे तो आपको वैसे भी और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए जिसके पास अच्छा खासा कंटेंट है, काफ़ी बुक से पढ़ा है, बहुत एमसीक्यूज किया है, उन्हीं के लिए है। तो ये ट्रिक, इससे पता क्या चलता है, कोई भी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे को, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हिस्ट्री का खास करके, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री खास करके, टू बी स्पेसिफिक, इफ अ क्वेश्चन इज वेरी एक्सप्लिसिट इन नेचर, इट इज वेरी डायरेक्ट, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनाइजेशंस मेड बाय दिस पर्सन, और दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है, किसने ये बनाया, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस में क्या करोगे हमेशा, I'm only talking about modern history and this will work 90% this trick works। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 3 ऑप्शंस विल बी वेरी कॉमन इन नेचर, वेरी कॉमन, कॉमन मतलब महात्मा गांधी, अंबेडकर, समथिंग, एंड इफ द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, द मतलब पॉइंट ये है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा और क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपने कभी अपने प्रिपरेशन में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, तो उसका आंसर हमेशा ये होता है जो कि अननोन। सो अननोन क्वेश्चन, अननोन आंसर। ठीक है, अननोन क्वेश्चन, अननोन आंसर। तो ये भी आप पुराने क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो वहीं पे इसी ट्रिक पे काम आता है, इसी ट्रिक ही काम आएगा। पिछला साल का भी क्वेश्चन देख लो, इस साल का भी देख लो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसी ट्रिक लगाओगे तो आंसर सही ही होगा। और यही ट्रिक क्या करोगे आप, व्हेन यू डू द सेल्फ स्टडी, जब सेल्फ आप एमसीक्यूज करोगे, ये ट्रिक ऐड करते जाओ और देखो कि कितना आपका सही आ रहा है, कितना आपका रॉन्ग हो रहा है, फिर जाकर आपको एक पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली एग्जाम पे क्या करना है। ओके, तो हियर द आंसर इज मदुराई। नेक्स्ट, द बारदोली रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो बारदोली रिजोल्यूशन क्या है, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बारदोली सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नाउ ये द क्वेश्चन इज बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, अब बारदोली सत्याग्रह हैज नथिंग टू डू विथ बारदोली रिजोल्यूशन हैज नथिंग टू डू विथ बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, ये बात बारदोली रिजोल्यूशन बाद में हुआ था, सॉरी सत्याग्रह बाद में हुआ था 1927-28। बारदोली रिजोल्यूशन कब हुआ था, जब चौरी चौरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू चौरी चौरा। ठीक है, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, जब चौरी चौरा इंसिडेंट खत्म हो गया उसके बाद द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, CWC, नॉट द INC एनुअल सेशन, इट्स द कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने कहां पे मीट किया था, बारदोली पे मीट किया था, द मेट एट बारदोली। ठीक है, एंड पास द फेमस बारदोली रिजोल्यूशन, सो इट इज रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके फाइन, नेक्स्ट, महात्मा गांधी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात सभा for 1 year। ठीक है, नाउ दिस गुजरात सभा प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये गुजरात सभा क्या है, देखो गुजरात सभा, पहले तो क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी ने इसका प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1 साल के लिए। अब ये इनमें से कौन सा इवेंट में काफी बड़ा रोल प्ले किया था गुजरात सभा, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंटी राउलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सब आसपास है, काफी आसपास है। ठीक है, और इनमें से हर जगह पे गांधी जी थे, हर जगह पे गांधी जी थे। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, इफ यू नो यू नो, इफ यू डू नॉट नो लीव इट। क्यों, इफ यू डू नॉट नो लीव इट, व्हाई, बिकॉज ऑप्शन सब मिले जुले हैं एंड इसमें ऐसा कोई अननोन ऑप्शंस नहीं है, ऑल आर नोन ऑप्शन, सो यू हैव टू लीव इट, these questions you have to leave it, you can't take a chance if you do not, very direct question, but options are also very direct, तो इसको कभी चांस मत लेना, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा जो लास्ट को आप लिस्ट बनाओगे ना, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है, आप पता नहीं ना खेड़ा है या नॉन कोऑपरेशन है, यू कांट टेक ए चांस, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। सो हियर द आंसर इज खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, सो याद रखना गुजरात सभा स्टार्टेड इन 1884, एक सभा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात में, जो कि काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे थी, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। तो गुजरात सभा वाज स्टार्टेड इन 1884। अब खेड़ा सत्याग्रह में बहुत काम किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दिस खेड़ा सत्याग्रह गुजरात सभा मर्ज्ड विथ INC।
Indian National Congress. It merged with INC. Okay, ठीक है. Next question. Next. ये direct question है, very easy. During the salt satyagraha of 1930, several military camps called शिबिग्राम्स और शिबिराम्स were organized. कहाँ पे हुए थे? Very easy direct question. It is in आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में हुआ था. डायरेक्ट स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में भी मेंशन्ड है. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो, जब सॉल्ट सत्याग्रह पढ़ोगे 1930 का, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ोगे, तो गांधी जी का तो था ही था, प्लस ऑल ओवर इंडिया जहां जहां हुआ था उनका स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको याद करना है. स्पेसिफिक पॉइंट्स रिलेटेड टू आंध्रा में क्या हुआ था, असम पे क्या हुआ था, साउथ में और क्या हुआ था, नॉर्थ में क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एनी टिपिकल मूवमेंट्स काफी हेल्प किए थे, क्योंकि इट इज ना ऑल पैन इंडिया मूवमेंट. तो जो जो मूवमेंट अलग अलग जगह पे जैसे करके आए थे, यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, सो हियर द आंसर इज आंध्रा. फाइन. नेक्स्ट. Consider the following statements of the recently released book Experimental Learning, गांधीजी's नई तालीम. अब गांधी जी का नई तालीम को हमको तो पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ और हिस्ट्री, स्टैटिक पार्ट, बट रिसेंटली करंट अफेयर भी है, एक बुक रिलीज हुई थी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग गांधीजी's नई तालीम. ओके, अब इसको रिलीज किसने किया था? इट वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. ओके, तो ये सही है या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब पंचायती राज मैंने क्यों डाला है? देयर इज अ रीजन व्हाई. बिकॉज गांधी जी विलेज, ठीक है, गांधी जी विलेज को हमेशा, बैक टू द विलेजेस, हमेशा विलेज को सपोर्ट किए थे. तो उस हिसाब से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको लगेगा कि ये सही है, आपको लगेगा ये सही है, बट इट इज रॉन्ग. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एचआरडी है, तब एचआरडी था, अभी एजुकेशन हो गया है. ओके, बिकॉज बुक है और एजुकेशन के लिए है ये. ओके, इट वॉज रिलीज इन ऑल 22 लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल. 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है सब में रिलीज हुआ है. अब ये सही है या नहीं? अब ये थर्ड ऑल पे नहीं हुआ था. इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? काफी एक्सट्रीम लग रहा है ये सेंटेंस. और मतलब सडनली आप 22 लैंग्वेज में रिलीज करना भी इट्स ए टीडियस टास्क, राइट? सो इट वाज इन 13 लैंग्वेजेस. ठीक है, गांधी जी का नई तालीम. ओके, नेक्स्ट. 42. According to Gandhi, which of the following is the fabric of Indian independence? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो फैब्रिक ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्या है? ऑब्वियसली फैब्रिक वर्ड है तो पता चल ही जाता है. तो सो द आंसर इज स्वराज होगा, या नॉन वायलेंस, या सत्याग्रह. एवरीथिंग एवरीथिंग गांधी जी का कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी ये सब इसमें बिलीव करते थे. तो बट द रियल आंसर इज फैब्रिक है, तो इट इज खदी. ओके, ही टर्म्ड खदी एज द फैब्रिक ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. कब किया था उन्होंने? 1923 पे. क्या पूछ रहे हो? इन ऑल, यस, इन ऑल 13 लैंग्वेजेस ऑफ द 8 शेड्यूल. यस यस यस, जो भी 8 शेड्यूल में है उन्हीं का ही 13 लैंग्वेजेस में किया था वो नई तालीम का. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द यूज ऑफ चरखा. ठीक है, तो क्योंकि चरखा का 100 साल हुआ है, 1920 में हुआ था, 21 22 में काफी चरखा चला रहा था, अभी 100 साल हुआ है उसका. सो द यूज ऑफ चरखा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? हड़प्पा, वैदिक एज, बुद्धिस्ट एज, मौर्यन एज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने ये डिजाइन किया है, ये क्वेश्चन इस ओवरऑल हिस्ट्री का क्वेश्चन है. ठीक है, ये सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं है, क्योंकि आप चरखा देखोगे तो पहले तो आ जाएगा अच्छा ये तो सही है. ठीक है, अगर ये सही है तो एक ऑप्शन भी वैसा है, हाइव ओनली, फिर कंफ्यूजन आ गया. नाउ हड़प्पा, एंशियंट, हमने नॉर्मल, अभी वही चीज है, नॉर्मल बुक्स में अगर आप नॉर्मल बुक्स पढ़ोगे, बेसिक बुक्स, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि चरखा वहां पे हमने तो पढ़ा नहीं है. यस, इट वाज देयर. ये टॉपिक है योजना पे, लास्ट ईयर का योजना गांधी जी के ऊपर आया था, उसमें है, वहीं से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है. ओके,
तो आंसर है हड़प्पा में भी है, वैदिक का भी रेफरेंस है, बुद्धिस्ट एज में भी है, मौर्यन में भी है, नॉन कॉपरेशन में भी है, ऑल। ओके, तो द आंसर इज ऑल द अबव, नॉट 5। ओके, चरखा का रेफरेंस हमारा एंशियंट टाइम से भी है, मॉडर्न टाइम में तो है ही, बट एंशियंट टाइम में भी चरखा का रेफरेंस है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन to address a public meeting in Lahore wearing a खादी साड़ी and many others followed her? पहले से कौन से महिला हैं जो कि खादी साड़ी में पहले पहने थे एंड उसके बाद काफी सारे फॉलो किए? अब यहाँ पे नाम देखो। अब नाउ सी, क्वेश्चन इज सेम, हम ट्रिक डालेंगे अभी, जो ट्रिक हमने अभी मैंने बताया। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, ठीक है, एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ ऑप्शंस, सरोजिनी नायडू फेमस, अनुसुईया साराभाई फेमस, अगेन उन्हीं के लिए फेमस है जिसने पढ़ा है, ठीक है, जिसने बेसिक आंसर, जो बेसिक पढ़ के जाते हैं उनका आंख पहले इसमें जाएगा, दे विल नॉट इवन थिंक ऑल्सो, ये टिक करके आएंगे। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, वो टिक करके आएंगे। हमने तो सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं तो उसी को टिक करके आएंगे। आप जानते हो, आप किसी और में जानते हो, क्वेश्चन तो अलग है ना। सरोजिनी नायडू तो क्वेश्चन है, आंसर पहले तो रॉन्ग ये है, पहले तो इसको आप डिलीट करोगे, ये तो है नहीं, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी फेमस। एंड यूपीएससी इज नॉट फूल कि इतना फेमस पर्सनालिटी के बारे में अगर हम पढ़ते भी हैं तो मिनिमम हम उनके बारे में इतना तो जानना चाहिए कि वो पहले आदमी थे जिन्होंने खदी साड़ी पहना था। उन्होंने प्रमोट बहुत किया था खदी को बाय द वे, लेकिन पहले नहीं थे। ओके, तो अनुसुईया साराभाई इज फेमस। नाउ द प्रॉब्लम इज सारला देवी चौधरानी एंड प्रीतिलता वाडेकर। ओके, अब नाउ देखो, उस वही ट्रिक हमारा काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, जो कि मेरे नोट्स पढ़ के जाएंगे, वेरी हाई लेवल नोट्स जो है, कंटेंट है, तो क्या करेंगे, हमने ये तीन पढ़ा है, हमने ये तीन पढ़ा है, इट इज वेरी फेमस, क्योंकि हम तीन ये कवर किए हैं, ये तीन को काफी अच्छे से हमने अपने नोट्स पे कवर किए हैं। प्रीतिलता वाडेकर के बारे में उतना नहीं किए, तो आप ये करके आ जाओगे, गलत। सो नथिंग इज एब्सोल्यूट, मेरा ये क्वेश्चन बनाने का ये मतलब मोटो है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी, बट यस, आप इसको अटेंड कर सकते हो। एंड मेक श्योर यू हैव सम क्वेश्चंस, और आपको अगर 50-50 लग रहा है कि एंड में नहीं मुझे ये अटेंड करना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लास्ट मोमेंट, जो आपका विजडम क्या बोलता है। हियर द आंसर इज सरला देवी चौधरानी, ठीक है, सरला देवी चौधरानी। तो सरोजिनी नायडू यू कैन एलिमिनेट, अनुसुईया साराभाई ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव गॉन थ्रू माय हिस्ट्री नोट्स। तो यहाँ पे आप सरला देवी के साथ या फिर प्रीतिलता के साथ एटलीस्ट 50% तो सॉल्व हो रहा है, राइट? सो यू कैन टेक ए चांस, बट यस, हमको भी पता चल जाएगा। बाय द वे, हमारा नोट्स में भी ये लिखा है, एंड में कहीं पे लिखा है, सरला देवी चौधरानी का जो हमने कंट्रीब्यूशन किया था वहां पे बेशक नहीं लिखा है, लेकिन बाद में मैंने बताया था कहीं पे लिखा है, तो वहीं से, बिकॉज क्वेश्चन मैं वहीं से ही बनाया हूँ। ये भी योजना पे आई थी, योजना या फिर आई गेस और एक बुक है, दुबे बैनर्जी से है ये क्वेश्चन। ओके फाइन, सो सरला देवी चौधरानी पहले पहने थे, फिर उसके बाद सब इन सब ने फॉलो किया। ओके फाइन, नेक्स्ट। During the freedom struggle, the khadi work in one of the states was done at the Gandhi Karma मंदिर। तो गांधी कर्मा मंदिर पे एक ऐसा जगह है, मतलब मंदिर है, एक कहीं पे एक होगा, इंडिया में ही होगा, तो उसमें खादी वर्क होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इट वॉज फाउंडेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? तो इट वॉज फाउंडेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? गांधी, जो गांधी मंदिर है, इन्होंने किसने किया था? ओके, गांधी कर्म मंदिर। नाउ यहाँ पे ट्रिक पूरा काम कर रहा है, बिकॉज गांधी कर्म मंदिर इज नॉट एन इजी थिंग टू नो। नॉर्मल बुक्स में ये मेंशन नहीं है, नॉर्मल मतलब कुछ 4-5 बुक भी पढ़ लोगे वहां पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन इट इज क्लियरली गिवन इन योजना। ओके, अब राजेंद्र प्रसाद फेमस, नायडू फेमस, राजगोपालाचारी फेमस, ऑल आर रॉन्ग। आंसर इज सुभद्रा मोहता फ्रॉम उड़ीसा। ओके, ठीक है,
नेक्स्ट, शांति देवा के बारे में। कंसिडर फॉलोइंग अबाउट शांति देवा। शांति देवा के बारे में अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे एक चीज़ विकिपीडिया का एक अंडरलाइन करके भेजा था, आई गेस 2 days बैक। तो शांति देवा के बारे में योजना में भी मेंशन था, हमने कवर भी किया है। तो शांति देवा जिसको हम पीस आर्मी बोलते हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन में, इट वॉज मेड बाई गांधीज फॉलोअर्स इन इंडिया। ओके, ठीक है। द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय गांधीज पॉलिटिकल गुरु जी.के. गोखले। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस विनोबा भावे एंड जेपी नारायण डेवलप्ड दिस ऑर्गेनाइजेशंस फर्दर इन स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल अप्रोच रिस्पेक्टिवली। शांति देवा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, शांति देवा के बारे में पूछा गया, इट वॉज मेड बाय गांधीज फॉलोअर्स इन इंडिया। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से आईक्यू देखो, आपको प्रॉब्लम इसमें आएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी डायरेक्ट। इट वॉज फर्स्ट कॉइन्ड, सी गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु जी.के. गोखले, इतना सही है। पर ये टर्म जी.के. गोखले ने किया है। अगर जी.के. गोखले किए होते, तो जी.के. गोखले वॉज मोर एक्टिव ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज, वेरी ओल्ड फेज, मॉडरेट फेज, काफी अर्ली फेज है ये। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेड बाय गांधीज फॉलोअर्स। तो गांधीज फॉलोअर मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो गांधीज फॉलोअर्स जितना भी उनके बारे में किया है वो गांधी के बाद ही किए हैं। विनोबा भावे हो गए, जेपी नारायण हो गए, वो सब गांधी के डेथ के बाद ही उनके नाम से बहुत कुछ किए हैं। तो उस हिसाब से भी अगर जाओगे तो इधर विल गो, इधर ये सही है नहीं तो ये सही है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही कभी नहीं हो सकते। तो यही होता है आईक्यू। अगर आप हिस्ट्री को डिटेलिंग की हो तो आईक्यू आपका बढ़ता है। सो व्हाट वी कम टू नो इज योर नॉलेज विल डायरेक्टली डेवलप योर आईक्यू। सो फर्स्ट सही है, ये गलत है। अगर जी.के. गोखले ने किया होगा तो कहीं ना कहीं हमको मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स में ये अवेलेबल होता, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। तो 2 तो गलत है, 2 तो गलत है, तो 2 को कैंसिल करो, 2 को कैंसिल करो। ओके, नाउ कम टू इधर 3 तो सही है, पता चल गया। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। सो विनोबा भावे और जेपी नारायण ने उनको एक स्पिरिचुअल, विनोबा भावे ने स्पिरिचुअल, जेपी नारायण पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू इनको काफी प्रमोट किया था इंडिपेंडेंस के बाद, राइट। तो 3 तो सही है। नाउ 1, इट वॉज मेड बाय गांधीज फॉलोअर्स इंडिया। यस, इट इज करेक्ट, गांधीज फॉलोअर्स ने ही उसको बनाया था। अब नाउ देन हु कॉइन्ड द टर्म। अब सेकंड स्टेटमेंट अगर देखोगे, इफ इट इज रॉन्ग देन व्हाट इज द राइट आंसर? हु कॉइन्ड द टर्म? कैन एनीवन टेल मी हु कॉइन्ड द टर्म? इट वॉज गांधी हिमसेल्फ हु कॉइन्ड द टर्म। गांधी जब थे, इन्होंने ही शांति देवा का जो टर्म है, इट वॉज कॉइन्ड बाय गांधी हिमसेल्फ। गांधी जी ने खुद ये टर्म को कॉइन किया था, लेकिन बनाया गया बाद में। ठीक है, बाकी शांति देवा के बारे में रिसेंटली यू कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल एंड चेक द डिटेल्स। यू कैन जस्ट सर्च शांति देवा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ओके, which of the following ancient port is known as the ancient copper port? अभी आजकल के टाइम पे 2 साल से यूपीसी इज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट पोर्ट क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। अब हमने ये चारों के चार पोर्ट के बारे में डिटेलिंग में पढ़ा है, मुजरिस के बारे में पढ़ा है, जब हम चेरा के बारे में पढ़े थे। मुजरिस का एक प्रोजेक्ट भी हो रहा है, रिवाइवल ऑफ मुजरिस पोर्ट, केरला गवर्नमेंट कर रही है। अरिका मेडू हमने पढ़ा था संगम के टाइम पे। ठीक है, ताम्रलिप्ति हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन वेस्ट बंगाल एंशिएंट टाइम्स में। मौर्यन बोलो, पोस्ट मौर्यन बोलो या फिर गुप्ता बोलो, तीनों के टाइम पे ताम्रलिप्ति पोर्ट वाज वेरी फेमस। ठीक है, लोथल हमने पढ़ा था आईवीसी के टाइम पे। ठीक है, तो काफ़ी फेमस ऑप्शंस है। सो यहाँ पे इफ़ यू नो आप जा सकते हो, नहीं तो आपको लीव कर देना चाहिए, बिकॉज ताम्रलिप्ति पोर्ट इज द राइट आंसर। अगेन पोर्ट का जो टॉपिक है थोड़ा अच्छे से कर लेना, एंशिएंट का, खास करके जो मौर्यन एंड गुप्ता टाइम पे जो पोर्ट, कौन कौन सा पोर्ट था। हमने तो एंशिएंट किया, जिसने मेरा एंशिएंट कोर्स में नहीं है मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। जो बाहर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप मौर्यन और गुप्ता पोर्ट के बारे में अच्छे से कवर कर लेना, उनका थोड़ा डिटेलिंग करना कि उस पोर्ट को क्या बोलते हैं, कैसे ट्रेड हो रहा था। ठीक है, और इसी पोर्ट से अशोका का डॉटर एंड सन गए थे श्रीलंका, नॉर्थ थ्रू साउथ। ताम्रलिप्ति पोर्ट से ही महेंद्र एंड
जो उनकी डॉटर थी संघमित्रा, दोनों बोधिट्री के साथ इसी पोर्ट से गए थे, एंड दैट पोर्ट इज कॉल्ड एज द एंशिएंट कॉपर पोर्ट। और सर ताम्रा भी तो कॉपर ही होता है ना? ताम्रा वैसे कॉपर होता है, हाँ करेक्ट। जिसको हिंदी, वो तो ठीक है, नॉर्थ इंडियन एस्पिरेंट्स कर लेंगे, लेकिन साउथ इंडियन एस्पिरेंट्स कर नहीं सकते इसमें। ताम्रा वैसे भी कॉपर होता है, हाँ वो भी एक है, करेक्ट। अगर हिंदी पता नहीं होता तो मुश्किल हो जाती है। ओके नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है। अशोका सन एंड डॉटर went श्रीलंका with Bodhidharma to spread Buddhism through each of the following? ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, ट्यूटिकोरिन, पोम्पुरा। ये सब साउथ में है, सब गलत है। द राइट आंसर इज ताम्रलिप्ति। ओके 49, द आर्बिट्रेशन लेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज? ओके डायरेक्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट को लाने में आर्बिट्रेशन किसने किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट वाज डन बाय एम.आर. जयकर and Tej Bahadur Sapru. They were known as the liberals. मॉडर्न हिस्ट्री में लिबरल्स का मतलब क्या है? दोज हु वांटेड एवरीथिंग टू सॉल्व थ्रू डिस्कशन, थ्रू टॉक्स, उनको लिबरल बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने लिबरल पार्टी भी किया था 1920 में, एम.आर. जयकर एंड तेज बहादुर सप्रू। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, द स्वराज आश्रम और द स्वराज्य आश्रम वॉज मोर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। कैसे? अब स्वराज आश्रम और स्वराज्य आश्रम, आपको स्वराज आश्रम के बारे में जानना है। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज स्वराज आश्रम, फिर आप यहाँ पे आंसर सॉल्व कर ही नहीं सकते, बिकॉज वाई? अगेन योर ट्रिक विल नॉट वर्क। 4 ऑप्शंस आर वेरी कॉमन, कोई बाहर का ऑप्शन है नहीं, तो इट इज डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा। ओके तो स्वराज आश्रम काफी अच्छा काम किया था पीजेंट्स को मोबिलाइज करने में, ठीक है। पीजेंट्स को, मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स को काफी अच्छा काम किया था स्वराज आश्रम ने, मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स। ओके सो साबरमती आश्रम है या फिर स्वराज पार्टी है, तो साबरमती आश्रम वेरी फेमस, स्वराज पार्टी वेरी फेमस सी आर दास का, ठीक है। नाउ बहुत मतलब चांसेस, हाई चांसेस है आप स्वराज आश्रम देख आप स्वराज पार्टी में जाओगे, ठीक है। 1923 का स्वराज पार्टी इज वेरी हाई चांसेस एंड इट इज वेरी एविडेंट ऑल्सो। आप इसको छोड़ के भी नहीं आ सकते, बिकॉज आपको लगेगा, बिकॉज वी इंडियंस आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर, हमको लगता है कि हमारा सही हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। इट इज द रॉन्ग आंसर। अगर आपको पता होता स्वराज पार्टी इतना बड़ा आश्रम है, तो 100% एक बेसिक बुक में या फिर कहीं ना कहीं तो होता, राइट। तो स्वराज आश्रम ज्यादा एसोसिएटेड था किसके साथ? द आंसर इज अनएक्सपेक्टेड, द आंसर इज बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह में स्वराज आश्रम ने उनको बहुत हेल्प किया था पीजेंट्स को मोबिलाइज करने में। डायरेक्ट स्टेटमेंट, ये सब बुक का ही है, ठीक है, बुक्स में ही लिखा है। हाँ थोड़ा एडवांस बुक्स है, लेकिन बुक से ही क्वेश्चन, मैं यूजुअली का हमेशा बुक से ही क्वेश्चन बनाता हूँ। ऑप्शंस आर डन बाय, मैं अब खुद बनाता हूँ ऑप्शन, बट क्वेश्चंस कहीं ना बुक से ही हम लेंगे, और कहाँ से ले सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके 51, which of the following statements are correct or are correct about Megasthenis indica? ओके Megasthenis indica मतलब कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं अभी मौर्यन टाइम पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, according to him there are 7 caste in India, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, yes it is correct, 7 caste, एक एक नाम हमने लिखा था, ठीक है, बट इट वाज नॉट इट वाज नॉट करेक्ट, बिकॉज मेगास्थनीज को लगा था 7 कास्ट है, वैसा नहीं था, बट yes, but according to him there are 7 caste, it is correct statement. A particular class called philosophers were the largest class, ये सही है या नहीं? अब इसके लिए हमारा जो नोट्स है, एंशियंट नोट्स एडवांस्ड मौर्यन, जो एंड में जो पीडीएफ हमने कराया था, तो वहां पे मैंने क्या बोला था, 7 क्लासेस है, 7 में से लार्जेस्ट कौन सा था? देखो फिलोसोफर्स वर द मोस्ट रेस्पेक्टेड क्लास, दैट वी हैड रिटन, इट वाज द मोस्ट रेस्पेक्टेड, बट द लार्जेस्ट क्लास वाज अकॉर्डिंग टू husband class or the husbandman class. Husbandman class was the largest class according to Megasthenes. Okay, so 1 is correct. Clear?
नेक्स्ट, व्हाट इज बायोप्राइमिंग? ये एक कहीं ना कहीं साइंस, जनरल साइंस या साइंस एंड टेक बोल सकते हो। बायोप्राइमिंग बायो से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, आप एक सेल्फ स्टडी में जब भी आप कहीं पे बायो समथिंग दिख रहे हो तो उसको एक मीनिंग जान लो, उसका एप्लीकेशन जान लो, उतना जरूरी है एग्जाम के लिए। ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो करता क्या है एंड उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है। ओके, ठीक है। सो it is a treatment of seed with beneficial organisms as an alternative to treatment with pesticides prior to sowing। तो सोइंग से पहले जब हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो बायोप्राइमिंग उसका एक ऑल्टरनेटिव है। हम बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स के साथ ट्रीट करते हैं सीड को, तो इट इज अ गुड थिंग। पेस्टिसाइड्स से ऑल्टरनेटिव है तो ऑब्वियसली इट इज अ पॉजिटिव थिंग, राइट? तो ये सही है। इट इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज कंट्रोल। यस, करेक्ट है बायोप्राइमिंग, ठीक है। तो बायोप्राइमिंग के बारे में हमने पढ़ा भी है मिसलेनियस में। जिसने नहीं पढ़ा है बायोप्राइमिंग का, आप जस्ट एक पेज का नोट्स बना सकते हो, दैट विल वर्क। ओके, नेक्स्ट 53, which of the above eminent personality is the founder of newspaper Forward and also the political guru of Subhash Chandra Bose? Direct question, C.R. Das was the political guru of Subhash Chandra Bose। C.R. Das, और C.R. Das ने ही फॉरवर्ड न्यूज़पेपर लिखा था। डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, C.R. दास 1924 में चल गए, डेथ हो गया था उनका 24-25 में। लेकिन जब यंग टाइम पे 1920s 1919 1920s 21 22 23 में he was very famous at that point of time, जो कि स्वराज पार्टी उन्होंने फाउंड किया था। एंड Bose in his very initial time, he was a very he was very young at that point of time, and he was a very big follower of C.R. Das। Okay, मेरा यूट्यूब में एक आप देख सकते हो और सुभाष चंद्र बोस का कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स में मैंने ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस स्टार्टिंग फ्रॉम यंग टू हिज डेथ मैंने सब कवर किया है। ओके, नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इट इज आप इसको स्कीम में ले सकते हो या फिर एनवायरमेंट में ले सकते हो, कोई से भी टॉपिक में ले सकते हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन प्रोजेक्ट। ओके, पहले तो इसको कैसे, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको उस टाइम पे आप ऑब्वियस आपके प्रिपरेशन का पार्ट नहीं होगा, एंड दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, यूपीसी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स, बट वहां पे सॉल्व कैसे करना है। बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन, अब यहाँ पे मीनिंग देखो, बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन मतलब कहीं ना कहीं, फिर आप स्टेटमेंट देखो, द मेन एम इज टू डेवलप अ डेटाबेस ऑफ इंपोर्टेंट लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया थ्रू GIS एंड रिमोट सेंसिंग। जितना भी हमारा अच्छा अच्छा लैंडस्केप्स है उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा थ्रू रिमोट सेंसिंग, मतलब सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग आ गया, GIS आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारा सैटेलाइट आ गया। तो अगर जब सैटेलाइट आ गया तो कहीं ना कहीं हमारा इसरो आ गया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आ गया, क्योंकि इसरो इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज ओवरसीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ, सही लग रहा है। यस, डिपार्टमेंट तो करेगा ही, बिकॉज रिमोट सेंसिंग है और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हो रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक भी तो करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। तो ये सही लग रहा है और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है इसको, टू डेवलप डेटाबेस ऑफ इंपोर्टेंट लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया थ्रू GIS एंड रिमोट सेंसिंग। थोड़ा ध्यान से अगर जाओगे, एक के बाद एक स्टेप करोगे, थोड़ा कूल होके एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस ना लेके। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आप पढ़ते, जब कोई भी क्वेश्चन मतलब हमारे पढ़ाई से बाहर आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि एक यार क्या हो गया, मतलब हमारा नहीं होगा, वैसा नहीं होता है। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करने का तरीका रहता है। तो ये वैसा क्वेश्चन है जहां पे आप जो लास्ट को जो लिस्ट बनाओगे उस लिस्ट से आप अटेंड कर सकते हो, यू कैन टेक अ चांस, और वो सही होता है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आर वेरी कॉमन एंड वेरी क्लियर इन नेचर। वो ज्यादा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 2, तो उनमें से एक सही होगा एक गलत होगा, तो हमको वहीं पे पता नहीं चलता है। क्लियर? तो वहीं पे पता नहीं चलता है। सो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी एक कैरेक्टराइजेशन है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया, तो वहां से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी आ जाता है। ओके,
ये अराउंड 2007-8 का स्कीम है, जो कि आज भी है, फेज वाइज चलता है, ठीक है। नाउ 55, consider the following about Huensang's version of the state of affairs during हर्षवर्धना के टाइम पे। हर्षवर्धना मतलब द टॉपिक इज पोस्ट गुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्ट गुप्ता, ठीक है। तो हिंदुइज्म वाज वाइडली पॉपुलर अमंग अदर रिलीजियंस एज हर्षा वाज हिमसेल्फ ए डिवोटी ऑफ, सॉरी, बुद्धिज्म वाज वेरी वाइडली पॉपुलर अमंग द अदर रिलीजियंस एज हर्षा वाज हिमसेल्फ ए डिवोटी ऑफ बुद्धा, ठीक है। ठीक है, काफी कॉमन लग रहा है, कुछ यहाँ पे अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन देखेंगे। अब पहले दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। There was heavy taxation during Harsha's reign. Okay. Gold, silver, and horses were imported, where ivory, medicinal plants, medicinal herbs, sandalwood were exported. Okay. तो क्या होगा आंसर? अब देखो, जिसने भी अच्छे से पोस्ट मॉडर्न टॉपिक किया होगा ना, तो यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको हिस्ट्री इज ऑलवेज 90%, 95% फैक्चुअल, आई अग्री, बट 5% देयर इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट लेवल। ओ सॉरी, पोस्ट गुप्ता, गुप्ता के एंड में सब कुछ डिक्रीज होने लगा, ठीक है। दैट इज काफी काफी लूज होने लगा सब, मतलब जैसे हम ढीला बोलते हैं, काफी और ऑर्गेनाइजेशनल वाइज, ब्यूरोक्रेसी वाइज, गवर्नमेंट कंट्रोल वाइज, एवरीथिंग स्टार्टेड लूजनिंग, बिकॉज ट्रेड थोड़ा कम हुआ था, बिकॉज गोल्ड कंटेंट थोड़ा कम हुआ था, एवरीथिंग स्टार्टेड डिक्रीजिंग आफ्टर लेटर गुप्ता या पोस्ट गुप्ता के टाइम पे। तो हेवी टैक्सेशन हो नहीं सकता, बिकॉज काफी लूज गवर्नमेंट था, तो हेवी टैक्सेशन हो नहीं सकता। अगर वहां से आप जा सकते हो, दैट इज वन पॉइंट। और एक भी पॉइंट है, हमेशा मैं बताया है कि एंशियंट इंडिया में, भाई बोल्ड लेटर्स में हमेशा क्लास में बताया है जब कि यू मे टेक महाजनपदस, मे टेक मौर्यस, मे टेक पोस्ट मौर्यस, यू मे टेक गुप्ता, हमेशा एक चीज कॉमन है, हॉर्सेस वेर इंपोर्टेड, हॉर्सेस वेर इंपोर्टेड, गोल्ड सिल्वर वेर इंपोर्टेड, इंपोर्ट करते थे, कॉइन बनाते हमारे यहाँ। तो वहां से भी अगर जाओगे तो गोल्ड सिल्वर हॉर्सेस वेर इंपोर्टेड, सही है। तो 3 तो सही है, यहां पे भी 3 है, ठीक है। टैक्सेशन, हेवी टैक्सेशन नहीं है, ठीक है, हेवी टैक्सेशन नहीं, इट वॉज वेरी लाइट टैक्सेशन, बिकॉज सब कुछ डिक्रीज हो रहा था। टैक्सेशन वहीं पे होता है जहां पे सरकार अच्छा हो, जैसे कि मौर्यन पे गवर्नमेंट इज वेरी सेंट्रलाइज्ड, बहुत ही अच्छा अच्छा टैक्सेशन लगाया था, क्योंकि दे नीडेड रिसोर्सेस टू मेंटेन देयर सेंट्रलाइज्ड एंड ह्यूज आर्मी। आई एम टॉकिंग अबाउट मौर्यन। आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो 2 गलत है, ठीक है, 2 गलत है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, आप इधर 3 तो सही है, इधर यू हैव टू गो विथ 1 ए और you go with C. Most of the people, 90% will go with A. Because why? Because the statement कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर रहा है, इट्स टोटली ट्रैप स्टेटमेंट। बुद्धिज्म बहुत ज्यादा था, बिकॉज ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, बिकॉज हर्षवर्धना महायाना बुद्धिज्म को किए थे, राइट, शैविज्म से महायाना बुद्धिज्म को कन्वर्ट हुए थे, बट दैट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। It is not Buddhism, it is Hinduism. Buddhism was there, but popularity Hinduism का हो चुका था। एंड ये स्टेटमेंट गलत कर रहा है। हर्षा वाज अ डिवोटी ऑफ बुद्धा, यस अग्री, बट दैट डज नॉट गिव यू रीजनिंग कि बुद्धिज्म विल बी पॉपुलर। नो, बुद्धिज्म फाइनल टाइम पॉपुलर हुआ था मौर्यन पे, अशोकन टाइम, उसके बाद डिक्रीज हुआ है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं था, डिक्रीज हुआ है कंपैरेटिवली टू हिंदुइज्म, ओके। एंड मोर ओवर गुप्ता टाइम्स में हमने पढ़ा था, गुप्ता पे हिंदुइज्म, द क्लियर टर्म वाज कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुइज्म। अवर प्रेजेंट हिंदुइज्म, आज में जो हमारा हिंदुइज्म चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं गुप्ता एज से जाता है। हिंदुइज्म तो पहले से भी है, ब्राह्मणिज्म तो हिंदू वैदिक से भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छे से कन्फाइंड, रिकन्फाइन होके और अच्छे से, एक अच्छे तरीके से वो आया, जो कि आप जो मॉडर्न डे हिंदुइज्म बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुइज्म इन गुप्ता, तो जाहिर सी बात है पोस्ट गुप्ता में भी वही चलेगा। तो हिंदुइज्म वाज वाइडली पॉपुलर अमंग अदर रीजन्स, ठीक है। तो आंसर इज ओनली 3।
आंसर इज ओनली 3, ठीक है, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है। ओनली 3। सैंडलवुड, आइवरी, ये सब एक्सपोर्ट हुआ था। गोल्ड, सिल्वर, हॉर्सेस, ये 3 चीज अगर आप याद भी कर लोगे पूरा एंशिएंट के टाइम, मतलब आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि गोल्ड, सिल्वर एंड हॉर्सेस वर इंपोर्टेड ईच एंड एवरी एरा, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हॉर्सेस हमेशा इंपोर्ट हो रहे थे, ओके, वेस्ट से। ओके, नेक्स्ट। Which of the following were associated with Subhash Chandra Bose? Okay, Mohan Singh, Captain Lakshmi Sehgal, C.R. Das, मुथुरा मलिंगा तेवर। ओके, ना तो थिंग इज अगर आप डिटेलिंग की हो तभी जाके आंसर कर सकते हो। ओके, कैप्टन लक्ष्मी सहगल सबको पता है, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल सबको पता है बिकॉज ही वॉज द रानी लक्ष्मीबाई का जो रेजिमेंट था आईएनए में, उन्हीं का वो कमांडर थी, तो ये तो पता है। मोहन सिंह सबको पता है बिकॉज आईएनए, पहला आईएनए उन्होंने ही किया था, तो 1 और 2 तो सही है, सो देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन 1 और 2। अब इफ यू डू नॉट नो कि उनका जो सुभाष चंद्र बोस फॉलो करते थे सीआर दास को, से देन you will not go with 3, you will cancel 3, you will cancel this, you will cancel this, now you will think only 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज लक्ष्मी सहगल के बारे में मुझे पता है, so you will go with 2। हो गया वहां पे गलती। दैट इज वाई ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू नो, बिकॉज वाई जनरल परसेप्शन ये है कि सुभाष चंद्र बोस लेट 1930s में आए, आईएनए में किए, नाउ सीआर दास 1925 में डेथ हो गया था, लेकिन उनके जो इनिशियल टाइम पे व्हेन ही वाज यंग, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ, उनका गुरु थे सीआर दास, ठीक है। तो 1 और 2 और 3 भी सही है ना। मुथुरालिंगा तेवर ये भी सही है बिकॉज आईएनए जब बनाने गए, जब वो कांग्रेस छोड़ के 1940 में वो बनाने गए, तो ही वॉज देयर विथ हिम, ही वॉज देयर विथ सुभाष चंद्र बोस। सो हियर द आंसर इज ऑल द 4 आर करेक्ट, ठीक है, चारों के 4 सही है। नेक्स्ट, आईएनए बनाने फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाने गए 1940 में, जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए कांग्रेस छोड़ के, ही वॉज देयर विथ बोस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुभाष चंद्र बोस वॉज एसोसिएटेड, ठीक है, वॉज एसोसिएटेड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बताओ कौन सा सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, he was also, he was very young at that point of time, 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सी, आंसर इज सी। कौन बोला आंसर इज सी? 3 और 4, दैट्स व्हाट हैपेंस जब आप पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो। 3 और 4 आर करेक्ट, यस, 3 और 4 आर करेक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन दोनों में, एक 1942 टाइम पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और एक नेहरू के साथ उन्होंने 1928 में बनाया था, जो डोमिनियन स्टेटस के अगेंस्ट में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी वो पार्टिसिपेट किया, वॉज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। स्वराज पार्टी इज ऑल्सो सही बिकॉज उनका गुरु सीआर दास थे, और वो स्वराज पार्टी का एक ईस्टर्न कमांड, एक मेयर या कुछ पोस्ट में सीआर दास ने उनको रखा था बंगाल में। ऑल आर करेक्ट। सो हियर व्हाट हैपेंस, दिस टू स्पेक्ट्रम, दिस टू एडवांस बुक्स, दिस इज व्हाट हैपेंस। सर एनसीएम में क्या रोल था? क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या रोल था सर? रोल मतलब क्या? जस्ट पार्टिसिपेटेड। अच्छा, he participated, he was very young at that point, he participated in non cooperation movement। ये पढ़ा तो था रक्षित हमने। सुभाष चंद्र बोस के पीडीएफ में जाओ या फिर मेरा यूट्यूब देखो, वहां पे सब कुछ लिखा है, ठीक है। ओके, सो ऑल आर करेक्ट। देखो, यूपी से एक ऐसा एग्जाम है जहां पे वो आपको ओवरऑल नॉलेज टेस्ट करता है, लिमिटेड नॉलेज टेस्ट नहीं करता। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 95% विल गो विथ 3 और 4, 95%, बिकॉज दे थिंक कि हमने तो इनके बारे में यहाँ पे पढ़ा था। ऑब्वियसली दैट इज करेक्ट ऑल्सो। आप अगर एक
बुक में जो लिखा होगा उस हिसाब से ही आपका माइंडसेट भी होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप एमसीक्यूज करो। ऑब्वियसली आप हर बुक तो पढ़ नहीं सकते, बट एटलीस्ट जब एमसीक्यूज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करोगे, तो वो जो गैप होता है वो कंपेंसेट हो जाता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको पता चल जाती है, तो हम उसको नोट्स के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो उसी को रिवाइज करेंगे, प्लस एक बुक पढ़ लेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे नॉलेज हमको आ जाता है, जो विच यू कैन हेल्प, विच विल हेल्प यू इन directly in eliminating the options. Next. Okay. तो ये डायरेक्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंक्रीज इन करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो जनरली लीड्स टू इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं उसको, ये टोटल थ्योरी को, आर्ग्यूज दैट पर्सनल सेविंग्स कैन बी डेट्रीमेंटल टू ओवरऑल ग्रोथ इन रिसेशन। बताओ कौन सा सही है? एक्सप्लेन किया था मैंने। करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो पहले क्या है? पहले तो ये थ्योरी क्या है पहले बताओ, कोई बता सकता है मुझे ये थ्योरी क्या है? एनीवन? तो थ्रिफ्ट मतलब खर्चीला ना, तो जो स्पेंड ज्यादा करे। उल्टा बोल रहे हो। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब कहीं ना कहीं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मतलब ये थ्योरी बोल रही है कि आप ज्यादा अगर सेव करोगे, मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ज्यादा सेव करोगे तो क्या होगा? एक नॉर्मल आपको क्या मन में आ रहा है जब आप ज्यादा सेव करोगे? एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बताओ। मनी सप्लाई कम होगा। तो मनी सप्लाई कम होगा, आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे, जब आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या नहीं? नहीं होगा सर। ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसलिए द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी आर्ग्यूज दैट पर्सनल सेविंग्स कैन बी डिट्रीमेंटल टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इन। अब रिसेशन के टाइम पे, मतलब मंदी चल रही है अभी, ठीक है, रिसेशन के टाइम पे आप खर्चा करना पड़ेगा ना, उस टाइम पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। सरकार विल ऑलवेज गो फॉर एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, सो दैट यू गेट द मनी एंड यू गो एंड बाय समथिंग एंड द डिमांड इंक्रीजेस, तो रिसेशन से हम बाहर आएंगे। और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी वही बोले कि जब जितना अगर ज्यादा सेव करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आप खर्चा कम करोगे ना, जब खर्चा कम करोगे तो आप रिसेशन से बाहर कैसे आओगे फिर? तो वही चीज है। अब करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब पहले बताओ। अगर इसका मतलब पता चल गया तभी जाके ये आप सॉल्व कर सकते हो ना, नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है। पहले तो करेंसी सी टू डी, और एक बार बोल देता हूं, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, इसका डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ करेंसी दैट पीपल होल्ड, अमाउंट ऑफ करेंसी, रुको यहां पे लिखता हूं, द अमाउंट ऑफ करेंसी दैट पीपल होल्ड, एज ए proportion ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स। मतलब अमाउंट ऑफ करेंसी पीपल होल्ड एज ए proportion ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स। मतलब आप अगर डिपॉजिट नहीं करते हो और ज्यादा होल्ड करते हो तो क्या होगा? मनी मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा पहले बताओ। आप डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट कम करते हो और करेंसी होल्ड ज्यादा करते हो, तो ऑब्वियस ही बात है, आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तभी जाके तो मनी मल्टीप्लाई होती है। मल्टी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो हम बैंकिंग में पढ़े हैं, तो इट विल डिक्रीज, increase in currency to deposit ratio will decrease the money multiplier effect, because currency deposit ratio is the amount of currency that people hold with themselves with proportional to their aggregate deposits in banks, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लेवल का क्वेश्चन है, कोई डायरेक्ट यहाँ पे, अगर इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन ओनली यू कैन, कोई बुक आपका हेल्प नहीं कर सकता इकोनॉमी में, कोई भी बुक आपका हेल्प नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यू नो द कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली बुक में आप पढ़ोगे लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा, कोई नोट्स काम नहीं आएगा यहाँ पे। यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट। इकोनॉमी का वही है, प्रीलिम्स के बारे में बोल रहा हूँ, खास करके यूपीएससी के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 59। अरेंज द लेंडिंग रेट्स इन द ऑर्डर ऑन विच दे वर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। लेंडिंग रेट्स, अब एक एक करके बोलो। पहले अभी क्या चल रहा है, अभी चल क्या रहा है? कैन एनीवन टेल मी अभी क्या चल रहा है? पिछले साल से या फिर एक डेढ़ साल से क्या चल रहा है?
ओके, अभी चल रहा है हमारा MCLR, सॉरी अभी हमारा चल रहा है रेपो लिंक रेट, अभी रिसेंट। उससे पहले MCLR चल रहा था, ठीक है। उससे पहले बेस रेट चल रहा था, उससे पहले BPLR चल रहा था। नाउ ये मैंने इकोनॉमी के नोट्स में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अभी स्कोप नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, 10-15 मिनट लग जाएंगे। अब ये MCLR क्या है, रेपो लिंक रेट क्या है, क्यों हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था। अगर 5% है, 4% है, अगर 5% हो जाता है या फिर बेस रेट से ऊपर हो जाता है, उसके नीचे बैंक्स जा नहीं सकते। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इज, व्हाट वाज प्रॉब्लम विद MCLR, द प्रॉब्लम इज देयर वाज नो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाया, ठीक है। ये है RBI, थोड़ा बोल देता हूँ, अगर बोल ही रहा हूँ तो अभी बोल देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में, ये तो बहुत पुराना है, अब इन दोनों के बीच में डिटेलिंग जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में जानना जरूरी है। तो पहले BPLR आया था, फिर बेस रेट आया था, फिर MCLR आया था, अभी रिसेंटली अभी ये चल रहा है। बिकॉज वाई, RBI, बैंक्स, पीपल, मतलब वी, दिस इज कॉल्ड रेपो। रेपो रेट से बैंक पैसा इनसे लेता है, ठीक है। रेपो इज द इंटरेस्ट रेट जहां से बैंक्स टेक फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग, लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, लेते हैं। बैंक्स पीपल को लोन देता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट है, उसके नीचे जा नहीं सकता, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है, उसके नीचे जा नहीं सकता, ठीक है, जिसको हम बैंक रेट बोलते हैं, जिनको हम बैंक रेट बोलते हैं। बैंक रेट्स के नीचे, मतलब अगर उन्होंने बोल दिया कि इट इज 4%, तो 4% से नीचे वो जा नहीं सकते, एट एनी कॉस्ट वो जा नहीं सकते। इट इज अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट वेयर बैंक्स विल लेंड टू अस, टू द पीपल। नाउ सपोज RBI और बैंक्स के बीच में, ठीक है, रेपो रेट इज, जो भी कैलकुलेशन हो, इट कम्स 6%, ठीक है। ना बैंक्स भी वही चीज पीपल को देगी, बट बैंक्स से आवर रेट इज 4%, या फिर चलो इसको मान लो 3% कर दो, ये 3% हो रहा है, चलो रेपो रेट 3% हो रहा है। नाउ बैंक रेट इज 4%। नाउ सो देर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा है, जो कि प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि इन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, इट शुड इफेक्ट टू द पीपल, राइट, तभी जाके इकोनॉमी में आएगा ना, पैसा तो हमारे पास आएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया अभी, रेपो लिंक्ड रेट, ये जो रेट है ना, जो बैंक रेट को हटा के उसको रेपो के साथ लिंक कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने रेपो के साथ लिंक कर दिया, ताकि ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से हो जाए। ओके, दिस इज द प्राइम कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेपो लिंक्ड रेट। ओके, नेक्स्ट 60, which of the following state has been called as citadel of Hindu orthodoxy and conservatism? Okay, और इसे डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड है, तो यहाँ पे भी आप, जब तक आपको पता नहीं आप सॉल्व नहीं कर सकते ये इस काइंड ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है। एंड विजयनगरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहामनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, खिलजी डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, सब इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखो, सिटाडेल ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड कंजर्वेटिज्म, मतलब क्या है, हिंदू ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव है, मतलब जो जो हिंदू को ज़्यादा, जो हिंदुत्व काइंड ऑफ, मतलब हिंदुत्व वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मतलब हिंदू को जो ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स हिंदू और काफ़ी पसंद करते हैं। शुंगा डायनेस्टी किया था, यस, मौर्यन के बाद शुंगा डायनेस्टी ने वैष्णविज्म को बहुत प्रमोट किया था। ऐसा बोला जाता है कि द फर्स्ट रूलर पुष्यमित्र शुंगा परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट, और काफ़ी सब प्रमोट किया था। तो आपका ये, इसके साथ भी आप जा सकते हो, आप खिलजी के साथ भी जा सकते हो, बिकॉज मतलब लगता है कुछ कुछ चीज़ ऐसा हुआ था, टैक्स लगाए थे, जिजिया टैक्स लगाए थे, जो भी चीज़ें, अब उसके साथ जा सकते हो, ठीक है।
बहामनी के साथ ना, विजयनगर बहामनी आसपास है, ठीक है। तो ये 3 आपका हो रहा है मिडियवल का, ये हो रहा है एंशियंट का, ठीक है। तो नाउ आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, आई कैन गारंटी कि ये किसी को पता नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम जन को पता होगा। नाउ इसमें क्या करोगे, शुंगा के साथ जो अगर ट्रिक लगाओगे, ये 3 कॉमन है, ये अलग है, वैसे तो ये 4 कॉमन नहीं है ना, 4 ही 4 कॉमन है, तो वो ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, आप उस हिसाब से कर नहीं सकते कि ये एंशियंट में है, ये एंशियंट में, ये मिडिवल में, तो ये अलग हो रहा है तो इसको हम करके आ जाएंगे क्योंकि सर ने बोला था। वैसा नहीं, मैंने वैसा नहीं बोला था, मैंने बोला था 4 में से 3 बिल्कुल कॉमन होंगे, फोर्थ बिल्कुल अनकॉमन, अनकॉमन इन द सेंस आपने कभी सुना नहीं होगा उसके बारे में, दैट इज अनकॉमन। यहाँ पे चारों के चारों कॉमन है, तो यू शुड लीव दिस क्वेश्चन इफ यू डू नॉट नो, ठीक है, यू शुड लीव दिस क्वेश्चन। बहुत रिस्की होता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत मुश्किल होता है बाद में। प्रॉब्लम इज आपका जो सही मेहनत है ना, जो पे आप सही करके आए हो, एक दूसरा रॉन्ग कर देते हो ना, वहां से मार्क चला जाता है। ऐसा होता है कि आपसे ब्लड कोई ले लिया, वैसा है प्रीलिम्स में, पॉइंट पॉइंट में सालों का करियर चला, साल जो साल का पूरा ईयर का जो आपको पढ़ाई है वो चला जाता है। सो द आंसर इज विजयनगरा, एंड विजयनगरा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इट इज कॉल्ड द सिटाडेल ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, एंड आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज विजयनगर के साथ आप जाओगे नहीं। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज विजयनगरा बहुत ही थ्राइविंग एम्पायर था, बहुत ही अच्छा खासा था, लेकिन यस उनको बोला गया, हिस्टोरियंस हैव सेड इट, इट इज अ सिटाडेल ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड कंजर्वेटिज्म, क्योंकि उनके जो आर्किटेक्चर है वहां पे काफी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को मतलब वैसे पोर्ट्रे किया गया है, उनको बोला जाता है, दिस अ वेरी एक्सप्लिसिट टर्म, बोला गया है उनको विजयनगरा, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following about financial benchmarks India Private Limited, very important, FBIP. The main objective is to act as administrator of the Indian interest rate and foreign exchange benchmarks. Now अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से है, मतलब जो भी ऑब्वियसली जिसने इकोनॉमी मेरा वाला नहीं किया है उनको लगेगा कहाँ से है, एक्चुअली हमारे कोर्स से है। जब आप ये चीज पढ़ोगे ना, MCLR और रेपो लिमिटेड, तो इट इज रिलेटेड टू दिस। हाउ, ये एक बॉडी है FBIL जो कि एडमिनिस्टर करता है जो भी इंटरेस्ट रेट है ना, फॉरेन एक्सचेंज बेंचमार्क है, इंडियन इंटरेस्ट रेट, रेपो लिंक्ड है या MCLR, ये लोग एडमिनिस्टर करते हैं FBIL, तो ये सही है। Yes, it was recognized by RBI as an independent benchmark administrator in 2005, सही है। It is incorporated under Companies Act and one of the shareholders of FBIL is IBS, सही है। IBS very important, Indian बैंक्स एसोसिएशन, जितने सब बैंक है उनका एक एसोसिएशन है, ठीक है। तीनों के तीनों सही है। 61 क्वेश्चन का आंसर इज ऑल द अबव, ओके। नेक्स्ट, consider the following statements: moral suasion, rationing of credit and currency printing are qualitative tools of RBI's foreign policy. इन तीनों, मोरल सुएशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, करेंसी प्रिंटिंग, ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? दीज आर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, बताओ। अब देखो करेंसी प्रिंटिंग क्या है, करेंसी प्रिंटिंग इज क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है। मोरल सुएशन एंड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज क्वालिटेटिव, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। करेंसी प्रिंट करेगा ना, वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव कैसे होगा? Currently, the bank's minimum lending rates are not linked to repo rate. Now they are linked. ठीक है? So it is wrong. They are linked now. Now only previous question हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी लिंक हो चुका है। जो लेंडिंग रेट्स है, जो रेपो रेट है, वो सब बैंक का जो मिनिमम लेंडिंग रेट है, दैट इज द बैंक रेट, इट हैज बीन लिंक्ड नाउ। आई गेस लास्ट ईयर 2020 या 2021 लास्ट ईयर
Okay, the MCLR established in 2016 was linked to 3%. No, that was the problem. MCLR was not linked. That is why we linked now. It was not linked. ठीक है. So the topic of the इस जो ये जो पार्ट इकोनॉमी का इसका टॉपिक है इंटरनल बेंचमार्किंग एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग. अभी हमारा एक्सटर्नल बेंचमार्किंग है क्योंकि हमने बैंक रेट को रेपो रेट के साथ लिंक कर दिया. नाउ इट इज एक्सटर्नल. एमसीएलआर में एमसीएलआर वाज कॉल्ड इंटरनल बेंचमार्किंग क्योंकि वहां पे रेपो रेट के साथ नहीं था. एमसीएलआर इज नथिंग बट द बैंक रेट, जो कि मैं बोल रहा हूं, इट इज द बैंक रेट. ठीक है, मिनिमम लेंडिंग रेट्स, जो बैंक्स उससे कम जा नहीं सकता. दैट इज द एमसीएलआर. ओके, तो अभी हमारा एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, ये सब मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है पहले से. इस बार और एक इकोनॉमी होगा और एक एंड में लास्ट मंथ में 1.5 मंथ जब होगा तब होगा. 63. Okay, arrange the following. Okay, chronology questions are very important nowadays. ठीक है, तो अभी डायरेक्ट बता दो, आंसर देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे बताएंगे ऑल इंडिया किसान सभा कब हुआ था. ऑल इंडिया किसान सभा हुआ था 1936. रेडिकल डेमोक्रेट स्वामी सदानंद ने बनाया था, साजानंद ने बनाया था. रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. रॉय 1940. खक्सर किसने बनाया था बताओ, एनीवन बताओ. बताया था मैंने पहले, मुझे भी याद नहीं आ रहा खक्सर का. ओके, नेक्स्ट देख लेंगे. कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी 1920. ठीक है, तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी पहले, फिर खक्सर सेकंड, फिर ऑल इंडिया किसान सभा एंड फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ था 1940. कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी किसने बनाया था, तिलक ने बनाया था 1920 में, जस्ट बिफोर डेथ. खक्सर का एक बार चेक कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी नोट से. यू कैन चेक फ्रॉम इंटरनेट. ओके ओके, नेक्स्ट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. खिलाफत, जो टॉपिक सब जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब टॉपिक सिलेबस का ही. लेकिन यस, ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, इजी नहीं है. जैसे कि हम नॉर्मल कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज में देखते हैं वैसा इजी नहीं है. इजी के लिए आप वो टेस्ट सीरीज करोगे, डिफिकल्ट के लिए यहाँ से करोगे, तो ताकि हॉलिस्टिक हो जाए, मिक्स हो जाए. इसलिए मैं सबको बोलता हूँ 3 से 4 टेस्ट सीरीज बाहर के करो, एक मेरा करो, ताकि एक हॉलिस्टिक हो जाए, सब कुछ आपको नॉलेज बेस आपका बढ़ जाएगा. ओके, बिकॉज आएगा कहाँ से, कुछ नहीं आएगा. आएगा वो अपना ओरिजिनल क्वेश्चंस डालेंगे. ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम एलिजिबल तो हो जाएंगे वहाँ पे सॉल्व करने के लिए. Mahatma Gandhi was the only Hindu leader present at the All India Khilafat conference held in 1919. Now this is a very extreme sentence only. ठीक है, it's a very extreme sentence. So आप mostly इसको wrong मान के जाओगे. ठीक है, because it is the like myth है. वैसे actually वैसा नहीं है. This is actually correct. ठीक है, this is actually the correct statement. It is unique but it is correct. हमको लगता है कि ओनली स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग. इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग. नाउ इट इज यूपीएससी क्वेश्चन मेकर्स को पता चल चुका है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स है उनको ऐसा बताया जा रहा है कि ओनली, मतलब यस काफ़ी गलत होता है लेकिन फिर भी यू नेवर नो. सेकेंड, द खिलाफत लीडर्स वर मोर कंसर्न विद द फेट ऑफ खलीफा इन द मिडिल ईस्ट दैन यूनाइटिंग मुस्लिम्स इन इंडिया. क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट, मतलब देखो, द खिलाफत लीडर्स वर मोर कंसर्न विद द फेट ऑफ द खलीफा, ठीक है, in the Middle East than uniting Muslims in India. This statement, if you see, it may look like it is correct. आपको लगा हाँ उनका तो मेन मोटो वहाँ पे था, खलीफा का था वहाँ पे था, तो यहाँ पे वैसा यूनाइट मुस्लिम्स करने का नहीं. तो उनका था, खलीफा को वहाँ पे they were concerned, yes, but here the trick, this is the trick, more word. ये हटा दो, स्टेटमेंट इज ओके. they were concerned, yes, ये मोर हटाओगे तो ये भी हटाओगे और यहाँ पे एंड डालोगे, करेक्ट स्टेटमेंट. एक वर्ड स्टेटमेंट का मतलब चेंज कर जाता है.
अगर यहाँ पे मोर हटा दो तो खिलाफत लेटर्स वेर कंसर्न विद द फेट ऑफ द खलीफा इन द मिडिल ईस्ट एंड ऑल्सो यूनाइटिंग मुस्लिम्स इन इंडिया. यस, इट इज करेक्ट. बट मोर हटा दो, स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इफ यू बस मोर हटा दो, देखो रॉन्ग स्टेटमेंट. द राइट स्टेटमेंट इज खिलाफत लीडर्स वेर नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न विद द फेट इन द मुस्लिम. देखो यहाँ पे हमारे खिलाफत लीडर की बात हो रही है, हमारे खिलाफत लीडर की बात हो रही है. उनको ज्यादा हमारे मुस्लिम्स को यूनाइट करना था. यस, देयर मोटो वाज दैट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम बैनर्जी दुबे बुक. ठीक है. सी द स्टेटमेंट्स आर नॉट क्रिएटेड बाय मी. खास करके जो हिस्ट्री स्टेटमेंट्स है, आई चेंज विद द ऑप्शंस एंड ऑल, बट द रियल स्टेटमेंट्स, द आंसर का जो मेन स्टेटमेंट होता है, आई टेक इट फ्रॉम द बुक. ठीक है. तो आपको यहाँ पे डाउट करने की कोई मतलब भी नहीं है. ठीक है. बिकॉज मैं बुक का नाम भी बता दिया, बिकॉज आपको पढ़ते पढ़ते सालों लग जाएंगे. मैंने ये खत्म कर रखा है. ठीक है. तो इसलिए यू हैव टू डू नॉट वेस्ट योर टाइम. मतलब जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज 100% फाइनल. ठीक है. और मैं क्वेश्चंस वही बनाता हूँ आपकी स्पेक्ट्रम की पढ़ाई का माइंडसेट को मद्देनजर रखते हुए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ. व्हेन यू रीड स्पेक्ट्रम, बिकॉज आई हैव आल्सो गॉन थ्रू स्पेक्ट्रम व्हेन आई वाज स्टडिंग, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि हम स्पेक्ट्रम पढ़ने से हमारा आइडिया क्या होता है. आप स्पेक्ट्रम पढ़ के जाओगे, इसको आप सही करके आओगे, इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. वेरी इजी क्वेश्चन. द वंस ओनली प्रिंसिपल, TOP, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का है. ठीक है. ये क्वेश्चन है वंस, अभी रिसेंटली हमने अपने मिसलेनियस करंट अफेयर में किया था. TOP न्यूज ऑल्सो. दिस इज यू. ये प्रिंसिपल क्या है, हिंदी में बोल देता हूँ. ये प्रिंसिपल ये इट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस. ठीक है. इट इज रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस. ठीक है. EU का गाइडेंस है ये प्रिंसिपल. ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को एक ही बार डिटेल्स लेना चाहिए लोगों का, बार बार उनको परेशान नहीं करना चाहिए. मतलब कोई भी एक सर्विस के लिए, कोई भी चीज़ के लिए लोगों का डिटेल्स चाहिए, राइट. ID कार्ड हो गया, आधार हो गया, जो भी हो गया, बट एक ही बार एक टाइम के लिए आपको लेना चाहिए. द वंस ओनली प्रिंसिपल, TOOP, ये EU का प्रिंसिपल है. ओके. नेक्स्ट. ओके. द कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, ये भी हमने पढ़ा था. कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग किसका है, ये क्वेश्चन छोड़ दिएगा हमने. ओके. नो, 66. कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग किसका है. द कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इज एन इनिशिएटिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, OECD, IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF. बताओ. OECD का है, ये भी न्यूज में था. मतलब रिलेटेड टू टैक्स, इट इज रिलेटेड टू टैक्स. कोई टैक्स इवेट कर रहा है या फिर कर रहा है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं एक शेयर, कंट्री टू बाय कंट्री रिपोर्टिंग शेयर करने के लिए. ओके. OECD, ये भी न्यूज में था. नेक्स्ट. 67. The Order of the Rising Sun was honored upon which of the following personalities by the Japanese government? Order of the Rising Sun. अब देखो, मेरी ध्यान से देखो, ऑप्शन को देखो. रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह. अब देखो टाइटल क्या है, द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन कौन देता है, जापान देता है. तो कहीं ना कहीं हमको इतना तो पता चल गया 1942, 43, 44 के टाइम का टाइम है. टाइम हमको पता चला. वी कैन गेस ऑल्सो फ्रॉम द ऑप्शंस. नाउ रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष को इमीडिएटली यू कैन very easily eliminate. Why? Because he was first of all, he was a moderate. Second, he was the president during सूरत स्प्लिट. ठीक है. सूरत स्प्लिट में वो प्रेसिडेंट था. तो काफी पुराना टाइम है, 1967 की बात है. तो ऑब्वियसली यू कैन एलिमिनेट. नाउ द पॉइंट इज, बाकी तीन को कैसे एलिमिनेट करोगे. बोस भी उस टाइम पे हिट है, मोहन सिंह भी हिट है. तो कुछ टाइम के लिए मोहन सिंह को यू कैन एलिमिनेट. वाई? बिकॉज he handed over to Bose because he was from INA 1.0. Bose was 2.0. ठीक है. Now the point is, Raj Bihari Bose was also very famous during that point in time. Subhash Chandra Bose was also very famous during that point in time. तो because Subhash Chandra Bose थोड़ा ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे,
ठीक है, थोड़ा ज़्यादा थे, अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री को, बुक्स में भी ज़्यादा मेंशन है। रासबिहारी बोस भी बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ INA बाय द वे, एंड ही वॉज द वन हु टोल्ड कि सुभाष चंद्र बोस शुड लीड INA फ्रॉम मोहन सिंह। ही वॉज द वन, रासबिहारी। ठीक है, नाउ अब अटेंड तो करोगे, बिकॉज आपका दो स्प्लिट हो गए, तो अटेंड करो तो मोस्टली यू मे गो विथ सुभाष चंद्र बोस, बिकॉज उनको काफी कुछ मिला था, वॉज ऑनर किया गया था। लेकिन नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। द आंसर इज रास बिहारी बोस। ठीक है, उनको ऑनर किया गया था, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ओके, नेक्स्ट। द टर्म इंडेक्सेशन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कैन एनीवन टेल मी द आंसर? अब यहाँ से इंडेक्सेशन का मतलब अगर किसको पता है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। द टर्म इंडेक्सेशन समटाइम्स यूज्ड इन इकोनॉमी इज मोर लाइकली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड सप्लाई एंड GDP। एनीवन? एनीवन? कैन एनीवन आंसर इट? इंडेक्सेशन कहाँ पे यूज होता है ज्यादा, ये टर्म? इन्फ्लेशन सर। यस, इन्फ्लेशन। इंडेक्सेशन कैलकुलेशन यूज होता है टू एडजस्ट द इफेक्ट्स, टू एडजस्ट द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन। देखो 1995 में एक लैंड का कीमत, ठीक है, जितना होगा 2021 में उतना नहीं होगा ना। आप अगर इसको 50 lakhs में, आप अगर इसको 30,000 में खरीदते हो, 30,000 में खरीदते हो, आज उसका दाम है 50 lakhs। ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जब आप बेचोगे एक पर्टिकुलर रेट पे, तो वहां पे इन्फ्लेशन भी काउंट होता है। उसका एक एक कैलकुलेशन है जो मैंने क्लास में बताया था, डिवाइडेड करके जो एक कैलकुलेशन होता है, एक लिस्ट होता है सरकार का, 2001 से लेकर 2002 में इंडेक्शन रेट्स हैं, तो वो होता है। तो इट इज इन्फ्लेशन, इंडेक्स्ड विथ इन्फ्लेशन, महंगाई के साथ। उस हिसाब से आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन के बाद वो इंडेक्सेशन होता है। तो ये सब चीज इन्फ्लेशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 2002 पे एक मूवी आई थी गदर, ठीक है, उसने 75 करोड़ का बिजनेस किया था। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 17 रुपीज वॉज द टिकट, बालकनी का टिकट 17 रुपीज था। ठीक है, आज के डेट में 2015-16 में बाहुबली 2 ने कुछ इंडिया में, मतलब हिंदी में 515 करोड़ का बिजनेस किया। बट टिकट रेट्स भी तो देखो, 275, 300। ठीक है, तो अगर आज के डेट में हम गदर की कलेक्शंस को देखेंगे, इट इज नॉट 75, इट इज अराउंड 1000 करोड़। बिकॉज जो फुटफॉल्स थे, जितने लोगों ने देखा है, फुटफॉल्स वॉज मोर देन 5 और 6, 7 करोड़ 70 रुपए देके। बाहुबली का 2 का फुटफॉल इज अराउंड 5 और 6 नियर, बट थोड़ा कम है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका कलेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। तो उस हिसाब, तो क्योंकि आज का जो ये 1000 करोड़ है, बिकॉज ऑफ इंडेक्स्ड, द प्राइस इज इंडेक्स्ड, वही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, जब आप चीजें खरीदते हो 1995 में, जैसे कि हमने एक लैंड लिया था 1995 में, अभी लास्ट साल जब हम बेचे, तो ऑब्वियसली उसे इंडेक्स्ड प्राइस के हिसाब से ही हम कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे, अगर हम रखेंगे या जो भी करेंगे, अगर हम सेल करेंगे या जैसे भी करें, 3 साल के ऊपर रखेंगे, उस हिसाब से हम कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे सरकार को। ओके, तो एक इंडेक्स्ड प्राइस रहता है, वो सरकार एक चार्ट निकालती है। ओके, उस हिसाब से रहता है, और उनको एक, उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे वो प्राइस ऐड होता है। देन यू गेट टू नो द रेट, एंड देन यू ऑन दैट रेट यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज इंडेक्स्ड। ओके, ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? Okay, the wages, very important question. The wages and salaries of central government employees and their dearness allowance are revised on the basis of which of the following? Very important question. ठीक है, इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक डीए होता है, जो भी है एम्प्लॉय उनको पता ही होगा, उनका एक डीए होता है, वैसे सबका होता है वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का।
तो उनका एक डीए के हिसाब से उनका एक वेजेस एंड सैलरीज जो उनका रिवाइज होता है एक पर्टिकुलर इंडिकेटर से होता है। वो इंडिकेटर क्या है? डब्ल्यूपीआई से होता है देख के, या फिर सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड जो कि RRU बोलते हैं, और एक है IW सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इनमें से कौन सा वो यूज होता है? ठीक है, अब बताओ, पढ़े थे हम। अब देखो यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखोगे, इफ यू डू नॉट, ना देखो इसमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज अ फैक्चुअल इको क्वेश्चन। ठीक है, फैक्ट जब सीपीआई डब्ल्यूपीआई पढ़ोगे उसके अंदर में ही है। तो डब्ल्यूपीआई से है, द थिंग इज डब्ल्यूपीआई तो ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज ये होलसेल का है, तो इसको तो आप कैंसिल कर ही सकते हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस है, तो मोस्टली आपका जो आंसर है आप इसको सॉल्व करके ही आओगे, बिकॉज आप छोड़ नहीं सकते। बिकॉज वाई? सीपीआई डब्ल्यूपीआई दीज आर ऑल वेरी कॉमन स्टफ जो कि आप पढ़ के गए हो, आप छोड़ भी नहीं सकते। आपको लगेगा नहीं ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सब पढ़ा है। आप इसके साथ जाओगे, आई कैन गारंटी। इफ यू डू नॉट नो द आंसर यू विल गो विथ दिस रूरल अर्बन, इट इज द रॉन्ग आंसर। अब इसको भी कैंसिल कर दो, बिकॉज ये ऑब्वियसली पता चल जाए इट इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सीपीआई IW से चेक होता है ये, ठीक है। रिमेंबर, उनका जो डीए अलाउंस होता है वो सीपीआई IW से चेक होकर उनका रिवाइज होता है, काफी बार रिवाइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो है क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ, ओके, एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ न्यूज में था, इकोनॉमिक सर्वे पे काफी बार यूज होता है ये टर्म। एंजल्स लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट? एंजल्स लॉ इज इट रिलेटेड टू डिसएडवांसमेंट, फिस्कल फेडरेशन, नॉट फिस्कल फेडरेशन, फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और फूड एक्सपेंडिचर। बताओ, पढ़े थे हम, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंजल्स लॉ इज रिलेटेड टू फूड एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ कैन एनीवन टेल मी एंजल्स लॉ क्या है? व्हाट इज एंजल्स लॉ? एंजल्स लॉ ये बोलता है कि इफ इनकम इंक्रीजेस, आपका अगर इनकम बढ़ रहा है, इफ इनकम इंक्रीजेस, so the proportion or the percentage, proportion of income spent on food decreases। आपका अगर इनकम बढ़ रहा है तो आप पहले से जितना फूड पे खर्चा करते थे उस हिसाब से आपका कम होता है। ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ गया तो फूड कम हो गया, वैसा नहीं होता है। इनकम अगर आपका बढ़ रहा है तो द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेस। आपकी इनकम के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से वो कम हो जाता है। खाना तो उतना ही खाओगे ना आप। पैसा, और आज आप 30,000 कमा रहे हो और कल आपका सैलरी हो गया 10 करोड़, तो आपका खाना भी तो 10 करोड़ के हिसाब से बढ़ जाएगा क्या? नहीं होता है ना। खाना तो वही रहेगा, अनलेस और अनटिल आप बहुत ही ज़्यादा फूडी हो और बहुत ही ज़्यादा अगर भूखे हो तो खाना वाना नहीं मिलता है, फिर आपको सडनली बढ़ गया, आप सडनली खाने लगे। वैसा नहीं होता है, राइट। मिनिमम तो खाना हम खाते हैं। तो वो एंजल्स लॉ कहीं ना कहीं वो चीज़ को बताता है, ठीक है। फूड एक्सपेंडिचर, ओके। ओके, आज इतना करते हैं, 50 क्वेश्चंस हो गया। तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ सबको, मेरे साथ आपका 50 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो रहा है, तो हम हर ऑल्टरनेटिव डे नेक्स्ट वीक के बाद हम 5 डेज रख लेंगे। तो मेरे साथ तो 50 क्वेश्चंस आपका डेली पार्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी हो गया, ठीक है। बिकॉज हम कर भी रहे हैं ताकि वो सेल्फ स्टडी जैसा ही है, ठीक है। बिकॉज आप पूरा सीख रहे हो। अपार्ट फ्रॉम 50 प्लीज ट्राई टू डू 100। आप इसको 50 और प्लस 50 करके 100 मत कर देना, ठीक है। आप दोनों मिला के 50 के बाद आप खुद 100 MCQs करो। डिफरेंट टेस्ट सीरीज रखो, 3 से 4 टेस्ट सीरीज करो, जो कि फ्री मिलता है, आपको फ्री मिल जाएगा। UPSC.org स्टडी मटेरियल्स में आप जाओ, वहाँ पे फ्री मिल जाएगा। प्लस हम कुछ और टेस्ट सीरीज हम खुद भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड तक, एग्जाम तक, ताकि एक क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। ओके, ठीक है, चलो, गुड नाइट।